नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आईटीआई सेकेंड ईयर के एग्जाम होने हैं, उसके लिए आज वर्कशॉप कैलकुलेशन के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन और सेकेंड ईयर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इस प्रकार से पेपर का नाम है, क्योंकि 2021 से पहले या 22 से पहले कहीं तो अलग अलग पेपर हुआ करते थे। एम्प्लॉयबिलिटी और वर्कशॉप का एक साथ और थ्योरी का एक साथ पेपर होता था। हालांकि अब 2022 के बाद क्या हो रहा है कि अब आपके एक पेपर होगा जिसमें वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन आएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन आएंगे और साथ ही आपके 6 क्वेश्चन आएंगे ड्राइंग की, 38 क्वेश्चन आएंगे आपकी ट्रेड थ्योरी के। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार से पेपर का बंटवारा है। तो आप इसके अकॉर्डिंग पढ़िए और आपकी ये देख लीजिए कितने हो गई। तो आप कहेंगी 50 क्वेश्चन हो गई क्या? हाँ, 50 क्वेश्चन। तो 100 नंबर का ये पेपर होगा, 2-2 नंबर के, और 50 नंबर का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एक साथ होना है, 150 नंबर का ऑनलाइन पेपर। तो ये आपका तरीका है। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन के पहले जैसे 25 क्वेश्चन आते थे, उन 25 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। आपके एग्जाम में 6 क्वेश्चन आएंगे, तो इनमें से भी रिपीट हो सकते हैं। आप जरूर पढ़िए, पुराने पेपर लगातार सॉल्यूशन करवा रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। यहाँ ये आपके पार्ट खत्म हो जाता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, और यहाँ से शुरुआत होती है वर्कशॉप कैलकुलेशन की। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या कि वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ही इस प्रकार से होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, और 25 क्वेश्चन है इसके। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसी डिटेल से आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा है कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द रेक्टेंगल। इस प्रकार से दे रखा है, आप इसे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ सकते हैं। हिंदी में क्वेश्चन दे रखा है, आयत के गुरुत्व का केंद्र क्या होगा। अब गुरुत्व का केंद्र ज्ञात करना है तो आपको डायग्राम दे रखा है, वही समझना है। तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, ये रहा डायग्राम, मैं यहाँ बना देता हूँ। डायग्राम आपके इस प्रकार से बना हुआ है और उसमें आपकी सेंटर दे रखा है यहाँ से यहाँ तक का, और देखिए ये दे रखी है 3, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 3 सेंटीमीटर की और ये 12 सेंटीमीटर की। आपको ये सेंटर ज्ञात करना है, ये वाला सेंटर। तो आप कहेंगे कि इसका सेंटर हमें पता चल जाए और इसका सेंटर पता चल जाए, तो हम ऐसे लाइन मिला देंगे और ये सेंटर मिल जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूँ मैं फिर से आप सुनिए। ये रहा आपके पास, कि मैं अलग पेन से आपके सामने दिखा देता हूँ। ये रहा, आपको यदि इसका सेंटर और इस लाइन का सेंटर मिल जाता है तो आप इन दोनों सेंटरों को मिलाएंगे तो आपको बीच का भी सेंटर मिल जाएगा, जिसे आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। तो यदि हम इस लाइन का सेंटर देखें तो 12 सेंटीमीटर की लाइन है, आधा हो जाएगा आपकी 6 सेंटीमीटर, और इसका क्या हो जाएगा 1.5, 3 का आधा 1.5, यानी कि आपके क्या होंगे 2 पॉइंट, वो 6 और 1.5 ऑप्शन में है, तो कर दीजिए। अब देखिए आप क्या कहेंगे, तो ये रही आपके सामने वो ऑप्शन है। एक बार मैं फिर से कलर चेंज के दिखा देता हूँ। ये रही 6 और 1.5 का। अब आप कहेंगे 1.5 और 6 का ऑप्शन हो तो उसे करेंगे क्या, क्योंकि ऑप्शन उल्टे भी तो आ सकते हैं 1.5 और 6 के, तो उसे नहीं करेंगे। ऐसा इन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया है, एक ऑप्शन दिया है, चाहे पहले 1.5 लिखो या पहले 6 लिखो, आपको ये वाला सेंटर निकालना है। यानी कि आपको सेंटर निकालना आ गया है, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर देंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू क्या निकालनी है, 1/a m घात में दे रखी है, इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में आना चाहिए, और एलजेब्रा से एक क्वेश्चन आएगा। 6 क्वेश्चन कैसे बंटेंगे, एक तो आएगा आपकी वो फ्रिक्शन वाला चैप्टर है ना, पहला चैप्टर सेकेंड ईयर में, उसमें से क्वेश्चन आएगा। एलजेब्रा से 2 क्वेश्चन आएंगी और आपकी इस प्रकार से यहीं से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आप ध्यान रखें, एलजेब्रा, आपके फ्रिक्शन वाला चैप्टर और प्रॉफिट एंड लॉस में से क्वेश्चन आ जाएगा, 1-2 डायग्राम के क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक तो आपके ऊपर है, ये है ना आपकी a की पावर m है, तो a की पावर यदि ऊपर जाएगी तो माइनस की m हो जाएगी, ये आपको करना है। तो यदि आप एक की से गुणा करते हैं तो a की पावर m आप लिख सकते हैं, ये रहा। ऊपर की जब नीचे जाती है तो माइनस की पावर बन जाती है, बस आपको यही ध्यान रखना है। आगे क्वेश्चन देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है आपको और हर इसे कोई कर सकता है। क्वेश्चन पढ़िए क्या है, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इज।
आपको 72 से 82 रुपये कॉस्ट प्राइस दे रखा है विद ए प्रॉफिट ऑफ RS 208 रुपये का प्रॉफिट है और ये इतना इसका CP है। तो SP ज्ञात कीजिए, है ना, सेलिंग प्राइस पूछा है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यदि किसी चीज़ को हम इतने रुपए पर खरीदते हैं, यदि किसी वस्तु का मैं कहता हूँ आपको CP यानी कि खरीदने का मूल्य कितना है, CP आपके हैं 7282 रुपये और इसमें मैं प्रॉफिट कमा रहा हूँ 208 रुपये का। तो ये आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, यानी कि इतने रुपए में मैंने चीज़ खरीदी, इस पर इतना प्रॉफिट कमाया, यानी कि उन दोनों को मिलाकर हम निकाल सकते हैं। यानी कि जोड़ना है आपको, जोड़कर कर दीजिए, 7282 और 208 होते हैं आपके 7490 रुपये, इतने में इसने बेची है, यानी कि 7490 में बेची है, तभी उसे 208 का फायदा हुआ है, उसने खरीदी इतने में। कोई फॉर्मूला निकालना नहीं है, बस आपको दिमाग लगाना था। ये देखिए क्वेश्चन आगे है आपके नेक्स्ट, कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से एक 10 किलो एक क्षैतिज प्लेन पर राइजिंग आपत्ति चलती में किया जाता है। M आपको 0.5 दे रखा है। इसमें आपको क्या करना है कि आपको दे रखा है कितना काम 10 मीटर की दूरी के माध्यम से एक 10 किलो का क्षैतिज प्लेन में राइजिंग आपत्ति चलती में किया जाता है। M आपको दे रखा है। तो देखिए मैं इसके लिए आपको बताता हूँ, इंग्लिश में पढ़िए, क्वेश्चन अच्छे से समझ आ जाएगा। हाउ मच विल बी द वर्क डन इन मूविंग, तो वर्क डन ज्ञात करना है। इसका वर्क का फॉर्मूला होता है आपके F × S, सब ने पढ़ा होगा। F × S क्या होता है, तो आप कहेंगे F × S, आपके लिख नहीं पा रहा हूँ मैं, F × S ऐसे लिख लीजिए। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो इसमें आपको F नहीं दे रखा है, फोर्स नहीं दे रखा है। फोर्स के लिए भी आप एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, M × A, M इंटू क्या पढ़ते हैं, A पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ A लिख रहा हूँ, तो A ये आपको दे रखा है एस्यूम म्यू, इस प्रकार से, ये आपको ध्यान रखना है। अब आप F की जगह ये रखेंगे तो नया फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, वर्क बराबर MA और S, मास लिख दीजिए या फिर तीनों गुणा में है, M × A × S, ये आपको करना है, कर देंगे हम। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट क्या करना है आपको, वर्क ज्ञात करने के लिए M यानी कि मास, तो 10 kg इसका मास दे रखा है, ये रख दीजिए 10 kg। फिर आप क्या कहेंगे, MA आपको 0.15 दे रखा है, तो 0.15 लिखिए, पॉइंट नहीं लग रहा है क्या, ये लग गया आपके पॉइंट। और फिर आपको क्या ध्यान रखना है, MA और S यानी कि डिस्प्लेसमेंट आप दूरी को मान सकते हैं। तो दूरी आपकी क्या है, 10 मीटर की दूरी है, इसे आप 10 से इधर गुणा कर दीजिए। 10 से गुणा करेंगे तो आप क्या कहेंगे, 15 आ जाएगा आपके। तो ये आपको ध्यान रखना है, 15 kg यानी कि 15 मीटर kg, इस प्रकार से आपका आंसर आएगा। ये रहा आपकी आंसर, अच्छे से आप कैलकुलेट कर लीजिए, सही से आंसर आ जाएगा। बस फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है, और थोड़ा हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। हालांकि अब आपके वर्कशॉप में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन के टोटल 6 क्वेश्चन आने हैं अलजेब्रा की और फ्रिक्शन वाले टॉपिक से, वहीं से आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, इसे तो आप पढ़ ही लीजिए। मैं कहूँगा स्ट्रेस का अनुपात होता है, स्ट्रेस किसका अनुपात है, विच वन इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस। तो ये आपको ध्यान रखना है, लोड और है ना एरिया है, उसका अनुपात होता है। लोड और एरिया का बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ITI वालों को बस ऐसे क्वेश्चन पढ़ लेने हैं, एग्जाम में आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको मार्क्स दिलाएंगे। और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। प्रॉफिट क्या है, सबसे ईजी, या आप कहीं ऐसा क्वेश्चन है जिसे हर कोई बच्चा कर सकता है। यानी कि आपने कोई चीज़ खरीदी, आपका कॉस्ट प्राइस, उसमें आपको जो सेलिंग प्राइस है उसमें से कॉस्ट प्राइस को घटाने पर लाभ मिलेगा। यानी कि मैं ये बात कहता हूँ कि मैंने एक पेन 10 रुपये में बेचा, कितने में बेचा, तो मैं कहूँगा 10 रुपये में बेचा, और उसे मैंने खरीदा था 8 रुपये में, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो 2 रुपये का हुआ है। मैंने वहीं 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदी और उसे 80 रुपये में बेच दी, तो मुझे 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। हालांकि ऐसा ही क्वेश्चन आता है, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने पर जो आपको बचता है शेष, वो आपकी क्या होता है, लाभ होता है। यदि पॉजिटिव में हो, हमारे पास कुछ रह जाए तो उसे लाभ कहते हैं, या हमसे कुछ चला जाए उसे हानि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का उपयोग है, या क्या उपयोग है, ड्राइंग आप क्या बनाते हैं। तो चारों आपको ऑप्शन पढ़ने हैं ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए। पहला है रंगीन उपस्थिति के लिए, फॉर कलरफुल अपीयरेंस। दूसरा है फॉर इंक्रीजिंग इन द कॉस्ट, यानी कि हम लागत में वृद्धि करना क्यों चाहेंगे, वैसे भी हम बहुत कंजूस है, हमारी गवर्नमेंट कंजूस होती है, आपको भी पता है, तभी तो NCVT जैसी साइट बना रखी है, जो हमें ज़रूरत होती है उस टाइम वर्क ही नहीं करती।
मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने भी उस साइट को यूज किया है, वर्क करती नहीं है जब हमें ज़रूरत होती है। यानी कि इन्होंने ट्रैफिक इतना कम कर रखा है कि उस पर यदि अचानक से कुछ ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं एक साथ तो वो लेग मार जाती हैं। तो आपको भी पता है, तो ये इस बच्चे ने ही पता नहीं क्यों नहीं अपना दिमाग लगाया, ऑप्शन नंबर बी चूज करते वक्त लिखा है कि कॉस्ट में यदि हम इंक्रीज करना चाहते हैं या हम रुपए ज़्यादा लगाना चाहते हैं इसलिए हम ड्राइंग बनाते हैं। ऐसा नहीं है, ये है कि ड्राइंग हम बनाते हैं सामग्री और कार्य के निष्पादन का आंकलन करने के लिए। हम पहले से एक अनुमान लगाना चाहते हैं कि हम जो चीज़ कर रहे हैं, हम जो चीज़ बना रहे हैं उसमें कितना खर्चा लगेगा, वो कैसी दिखेगी। यानी कि घर बनाने से पहले हम इंजीनियरिंग से उसकी ड्राइंग बनवाते हैं, सर्किट डायग्राम की ड्राइंग बनाते हैं। यही हमारे लिए होता है कि हम पहले से उसे आकलन करना चाहते हैं कि हमारा काम कैसा होगा, क्या खर्चा लगेगा, ये सब करने के लिए हम ड्राइंग का उपयोग करने हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आप बाकी आप दिमाग लगाकर करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन सही हो सकते हैं। आगे है, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो उस आपको पुस्तिका का या बुकलेट का नाम बताना है जिसमें वेरियस टर्म्स इंडिकेट किए जाते हैं या फिर उनकी रेट दर की जाती है। तो उसके ऑप्शन दे रखे हैं, प्राइज बैंक, प्राइज बेंच, प्राइज टैग या फिर प्राइज कैटलॉग, इस प्रकार से देते हैं। तो मूल्य सूची या प्राइज कैटलॉग होती है जिसमें आप विभिन्न दरों का संकेत देते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, सेम ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन एक अजीब है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा शायद। आप में से यदि किसी को आता है तो कमेंट में आप बता सकते हैं। ये कह रहा है कि सिम्पसन के नियम द्वारा नियमित आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वो उसका फॉर्मूला ही आपको याद करना पड़ेगा। ये डायग्राम दे रखा है और इसका ये फॉर्मूला है, पढ़ लीजिए फॉर्मूला, यदि एग्जाम में आए तो करना है आपको और कोई चारा नहीं है। इसकी मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, यदि निम्मी के ITI में क्वेश्चन आते हैं तो बस एक ही बात होती है, क्या होती है, निम्मी के जो असाइनमेंट है वहाँ से क्वेश्चन उठाए और आपके एग्जाम में दे देते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद करनी है जो मैंने यूज की थी, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन आपको करना है, सबसे बड़ा वाला ऑप्शन इसका आंसर है। और वैसे आप पढ़े तो पढ़ लीजिए, h/3 फिर y प्लस 1y 7y जो आपका है उस पर 4 और ये आपका फॉर्मूला है। सबसे बड़ा वाला इसका आंसर है, ये ध्यान रखें। ये ऊपर इंग्लिश में लिखा है इन्होंने, ये हिंदी में लिखा है, इस प्रकार से दो तरह से लिखे हैं। तो आपको सबसे बड़ा वाला फॉर्मूला करना है। ये देखो, ये फॉर्मूला 1 2 3 और ये बड़ा वाला इसका आंसर। यानी कि तरीका बता दिया मैंने, एग्जाम में 2 नंबर आप ले सकते हैं मेरे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन आएगा, घर्षण यानी कि फ्रिक्शन होता है, उसे कम करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, मिट्टी का तेल, पेट्रोल, पानी या फिर स्नेक, जिसे बोलते हैं लुब्रिकेंट्स। तो इसका उपयोग करते हैं हम, लुब्रिकेंट्स का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण मशीनों में कम हो। तो आपको ध्यान रखना है, लुब्रिकेंट में से क्वेश्चन आते हैं। ये एक प्रकार की पेट्रोलियम जेली या इस प्रकार से होता है जिसका उपयोग करके हम घर्षण को कम करते हैं और वो लगाया जाता है। तो इनके बारे में जरूर पढ़िए। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि हाउ द प्रॉफिट गेन इज एक्सप्रेस्ड, यानी कि लाभ का जो चिन्ह होता है वो कौन सा होता है। लाभ परसेंट में गेन किया जाता है, आपको भी पता है, लाभ को हम प्रतिशत के रूप में लिखते हैं। ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ सेमीकंडक्टर, ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या है। तो देखिए, मैं आपको 2-3 तरीके बताता हूँ। पाई आर स्क्वायर, ये आपकी पूर्ण वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो पूरे को यदि 2 से भाग दे देंगे तो आधे का आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करना है, पाई आर स्क्वायर में से भाग 2 का देते हैं तो आधे का आ जाता है। इस बच्चे ने किया है पाई आर स्क्वायर, ये आपकी वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखें। और 2 पाई आर ये वृत्त की परिधि होती है, ये भी यदि एग्जाम में आ जाए तो आपको करना है, वृत्त की परिधि यानी कि सरकमफेरेंस का फॉर्मूला है। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का चिन्ह किया जाता है। तो इसके लिए म्यू का जो प्रतीक होता है ना वो दिया जाता है, आप ध्यान रखें। गामा, अल्फा, बीटा ये किरणें हैं और ये आपकी म्यू होता है जो घर्षण के गुणांक को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और 3-4 बार एग्जाम में यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसे जरूर पढ़ लीजिए। आगे क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। और वैल्यू में क्या दे रखा है, ए इंटू आपकी ए का स्क्वायर इंटू ए की क्यूब और इंटू ए की 4, यानी कि A1 से लेके A4 तक दे दिया है। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यदि बीच में गुणा का निशान है और नीचे का आधार समान है, ए है, बी हो, यानी कि समान हो, तब आपको क्या करना है, एक तो वो लिखना है आधार समान को, फिर ऊपर वालों को जोड़कर लिखना है। 1 2 यानी कि 3 हो गई,
3 और 3 6, 6 और 4 10, यानी कि ए के ऊपर लगाने हैं 10। ये रही आपके आंसर। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हमें आपकी सपोर्ट की आवश्यकता है और आपको हमारी कंटेंट की। हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन द सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। कहा है साधारण ब्याज में प्रिंसिपल को कैसे दर्शाया जाता है। तो साधारण ब्याज का एक फॉर्मूला होता है PRT इंटू बट्टे आपकी 100। ये आपका फॉर्मूला था। इसमें P यानी कि ये होता है आपकी प्रिंसिपल, तो P को प्रिंसिपल से दर्शाते हैं। ऐसा क्वेश्चन पूछा है, ये रहा आपके सही आंसर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि R से किसे दर्शाते हैं या फिर दर को किसे दर्शाते हैं। तो ये होती है दर या फिर इसे कहते हैं रेट से। T होता है आपका समय, जिसे आप कहते हैं टाइम। क्या होता है टाइम। और 100 आपका प्रतिशत के रूप में या ऐसे करते हैं। R होती है वो प्रतिशत के रूप में होती है। रेट किस में होती है प्रतिशत में, इसलिए उसके नीचे 100 लगाते हैं, यानी कि टोटल ये R के नीचे 100 होता है। 16 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू पूछिए A5 और ऊपर 7। इस प्रकार से जब भी हो तो इन दोनों की होती है गुणा, तो गुणा कर दीजिए 7 पंजे 35, यानी कि A की पावर आपकी होगी 35। क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन आए थे एग्जाम में। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो टफ होने चाहिए, वो टफ भी थे। आपके 6 में से 4 क्वेश्चन हर कोई कर पाएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। आगे क्वेश्चन है x³ + 3y² x² का मान बताइए। कर देंगे। सिंपल क्वेश्चन है। 3 क्या है, मैं फिर से बता रहा हूँ, x की घात है 3, x की घात क्या है 3, प्लस y की आपकी स्क्वायर है और इंटू x की स्क्वायर है, और वैल्यू दे रखी है ये रही। x की वैल्यू 3 दे रखी है, यानी कि x की जगह हम 3 रखेंगे, तो 3 की क्या हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, प्लस 3 इंटू y की जगह आपको 2 रखना है, तो 2 की क्या हो जाएगी स्क्वायर हो जाएगी, इंटू x की जगह क्या रखना है आपको, x की जगह 3 का स्क्वायर रखना है, तो 3 की स्क्वायर हो जाएगी 9, 2 की स्क्वायर हो जाएगी 4, और 4 की 3 से गुणा करेंगे तो आप 12, 12 की इधर 9 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 108, और 108 में आपको 9 जोड़ने हैं, 9 नहीं 27, 3 की क्यूब क्या होती है 27, तो 27 प्लस 108 कर दीजिए, यानी कि मुझे लगता है क्या क्वेश्चन आएगा 5, और फिर आपकी क्या हो गया 3 1 135 आंसर आ रहा है ना। ये रहा, एक एक स्टेप मैंने एक्सप्लेन करके बताया ताकि हर कोई बच्चा समझ पाए। आईटीआई के बच्चों की मैथ कैसी है उसके अकॉर्डिंग मैंने समझाया, तो आप भी कर सकते हैं। हालांकि मुझे लगता है आप मैथ में इंटेलिजेंट होंगे क्योंकि 10th में आपकी अच्छे खासे मार्क्स हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है इनमें से थर्मोप्लास्टिक कौन सा है। थर्मोप्लास्टिक का यदि ये क्वेश्चन आता है तो आपको हमेशा विनाइल पॉलीमर में से करना है, और पॉलीमर का मतलब होता है एक एक जैसे लाइन में जुड़े, जैसे माला होती है ना, माला में एक एक मोती जुड़े होते हैं, वैसे ही इन्हें पॉलीमर कहते हैं। और रेल की पटरियों आप देख लीजिए, रेल के जो डिब्बे होते हैं वो भी पॉलीमर के एग्जाम्पल हैं, और ये एक प्रकार का थर्मोप्लास्टिक होता है पॉलीविनाइल ये वाला। आगे है आपकी क्वेश्चन है कि कौन सी प्रक्रिया संतुलन की स्थिति पैदा करती है, यानी कि ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो होने से संतुलन आ जाता है। उस प्रक्रिया का नाम है आपकी एनीलिंग और नॉर्मलाइजिंग। नॉर्मलाइजिंग आपके एग्जाम में भी होती है, नॉर्मलाइजेशन बोलते हैं जिसे। हर कोई आईटीआई के एग्जाम में नहीं होती, कंपटीशन एग्जाम में होती है, ताकि हम बच्चों को एक बराबर ला सकें। कुछ बच्चों की सरल पेपर आ जाते हैं, कुछ के टफ आ जाती हैं, तो हम नॉर्मलाइजेशन के द्वारा उनको हम बराबर ला सकते हैं। अब आगे है एकदम टफ टाइप का क्वेश्चन, इसे भी हम करेंगे। टफ टाइप का क्वेश्चन है, हालांकि मैंने इसे एक्सप्लेन किया है जिसे हर कोई बच्चा आसानी से समझ सकता है। चलिए मैं फिर से आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। आपको कहा इस डायग्राम का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। डायग्राम आपको देखना है, डायग्राम यहां से शुरू होता है, ये जो लाइन है ना ये आपकी डायग्राम के अंदर आती है, और आपको कहीं नहीं देखना है, बस ये वाला जो आप, सॉरी मैंने थोड़ा सा गलती कर दी, ये आपके डायग्राम यहाँ से शुरू होता है, ऐसे 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 ये आपके डायग्राम चल रहा है। तो इस प्रकार से आपके डायग्राम है, इसका आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो मैं आपसे कहूँगा कि आप इस डायग्राम में क्या कीजिए, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। किसका, ये पूरे का आप क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए जो मैंने ब्लू से बनाया उसका, और फिर ये और ये दो हम माइनस कर देंगे। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें आपको ध्यान रखना है ये जो आपकी है ये है 25, क्योंकि यहाँ दे रखा है, ये रहा 25 दर्शाया हुआ है, और ये वाली है 50 क्योंकि नीचे दर्शाया हुआ है। मैं आपको फिर अभी डायग्राम ये जो मैंने बनाया वो मिट जाएगा, इसलिए नीचे नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी दे रखी है 50।
और अब आपके जो बना है वो डायग्राम क्या है, आप कहेंगे आयत है। आयत का फॉर्मूला होता है आपकी लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू क्या होता है चौड़ाई। तो लंबाई आपकी 50 है, चौड़ाई आपकी 25 है, गुणा कर दीजिए, आपका बड़े वाले का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप दोनों की गुणा करेंगे, आपके पास आएगा 1250। क्या आया है 1250। अब आपको ये वाला माइनस करना है। क्यों माइनस करना है, क्योंकि हमें अंदर रेड रेड जो सर्किल है उसके अंदर वाले की हमें क्षेत्रफल चाहिए, यानी कि हमने जो ब्लू वाला निकाला है उसका हमें माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूं। तरीके में आपको क्या ध्यान रखना है, 1250 भी जाएगा क्या, जाने दो, 1250 को भी जाने देते हैं। ये लो आपके सामने। अब मैं आपको कहूंगा ये हमें इतना निकालना है ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो है 10 और ये है आपके 5। क्यों 5 है, क्योंकि देखिए यहां दर्शा रखा है ये 5, यहां भी 5, यहां भी 5, यानी कि समझ गई हम कि इसकी जो हमें माइनस करनी है इतने की, तो इसमें क्या हो जाएगा, 10 लंबाई है 5 चौड़ाई है, यानी कि इसकी गुणा करेंगे तो हम कहेंगे 50। इधर भी 10 और 5 है, गुणा करेंगे यानी कि 50। 50 कितने होते हैं, 100 होते हैं। आप कहेंगे सर अंदर वालों की क्यों माइनस किए, क्योंकि जितना अंदर है उतना ही बाहर है, तो मैंने इधर वालों की यानी कि इस साइड वालों की माइनस किए, इस साइड वालों की, इस लाइन से इस साइड वालों की माइनस किए। 50 और 50 100 माइनस किए हैं, यानी कि 1250 में से मैंने 100 माइनस करके आंसर निकाल दिया 1150। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश कीजिए, आपके भी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप जरूर पढ़िए। थोड़ा दिमाग लगाना है, बस आपकी कैलकुलेशन हुई है, बस आपको राइट टिक ही करना है। 21वां क्वेश्चन है, कार्बन के प्रवेश के लिए कार्बोनिस वातावरण में कौन सी प्रक्रिया स्टील को गर्म करती है। तो यह है कार्बोराइजिंग, इससे आपके स्टील को गर्म किया जाता है। ध्यान रख लीजिए, अच्छी क्वेश्चन है ये, सीधे सपने वाले कैलकुलेशन के टाइप की क्वेश्चन नहीं है, इसलिए डिटेल इसकी बता नहीं रहे हैं। आगे क्वेश्चन है, सामग्री, ब्रांड का नाम, गुणवत्ता का ग्रेड, करंट और वोल्टेज आदि के रेटिंग को किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये आप एक नंबर प्लेट पर इतना सारा देख सकते हैं। किसी भी मोटर की, मशीन की यदि नंबर प्लेट आप यदि चेक करते हैं तो उस पर आपको इतनी सारी डिटेल देखने को मिलती है। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, ये आपकी सामग्री का मटेरियल या सामग्री का जो विनिर्देश है वो दर्शाता है, उसे एक शब्द से आप देख सकते हैं। यानी कि आपने क्या देखा है, नाम, वोल्टेज, करंट, किस कंपनी का है, ये सारी एक प्लेट पर दिखती हैं। इस सभी चीज़ों को आप स्पेसिफिकेशन ऑफ मटेरियल कह सकते हैं। रॉ मटेरियल बच्चे ने किया तो मैं उसको बताना चाहूँगा, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है। अलग जो आपकी सहायक सामग्रियाँ होती हैं ना, उसे रॉ मटेरियल आप कह सकते हैं। ये है कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन, इससे आप मैथ में कुछ सीख सकते हैं। वृत्त के क्षेत्रफल का कौन सा सूत्र सही है, जब व्यास डी हो। तो वृत्त के क्षेत्रफल का आपकी सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब आपको आर यानी कि त्रिज्या न देकर आपको दिया है व्यास, तो आपको ध्यान रखना है व्यास होता है ना, वो त्रिज्या का आधा होता है। त्रिज्या का क्या होता है, पाई बटे 2 होता है। तो हम डी, आर की जगह क्या रखेंगे, डी रखना है, और डी क्या होता है, आर का दुगना। तो अब आपको क्या रखना है, आर की जगह रखना है। तो आप कह सकते हैं कि त्रिज्या होती है, ये त्रिज्या होती है, ये क्या होती है, व्यास की आधी होती है। व्यास की क्या होती है, आधी। और यदि हम त्रिज्या को 2 से गुणा करते हैं तो व्यास आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये वाला आपको ध्यान रखना है। अब पाई की जगह पाई आपको रखना है, आर स्क्वायर की जगह आपको डी बट्टे 2 का होल स्क्वायर लगाना है। जब आप डी बट्टे होल स्क्वायर को खोलते हैं तो क्या बनेगा, पाई इंटू डी स्क्वायर बट्टे आपके 4। ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। ये रहा, एक बार फिर से एक्सप्लेन करना चाहूंगा, कुछ बच्चों को समझ नहीं आया है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला होता है। आर होती है वो क्या होती है, इस व्यास की आधी होती है। तो इस आर की जगह आपको ये वाला रखकर फॉर्मूला ज्ञात करना है। ऑप्शन नंबर आपकी बी वाला सही रहेगा, आप कर सकते हैं। 2 पाई आर जो बच्चे ने चूज किया है ना, ये होता है आपकी वृत्त की परिधि। इस बच्चे ने सारे क्वेश्चन गलत किए हैं, पता नहीं कहाँ से पढ़ा है ये सब। अब यूट्यूब का जमाना है तो बच्चे यूट्यूब से सबसे ज्यादा पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन रट रहे हैं। आगे देखिए क्या है आपके सामने, आयताकार पिंड के गुरुत्व का केंद्र क्या होता है। अभी अभी मैंने ज्ञात करके बताया था, वो इस प्रकार से डायग्राम था पहले ही क्वेश्चन में, और इस प्रकार से उसका गुरुत्व केंद्र ज्ञात करना था। मैंने कहा इसका आधा कर दो, इसका आधा कर दो, तो वही पूछ रहा है कि आधा क्या होता है। तो ये होता है विकर्ण। तो इसने कहा है इसके विकर्ण के चौराहे के बिंदु, यानी कि इस विकर्ण के जो बीच में जो चौराहा है इसका बिंदु को हम मिड पॉइंट कह सकते हैं। और आज का क्वेश्चन है कि संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है। यानी कि आपने ये शंकु तो देखा होगा, इस प्रकार से बना होता है। ये कह रहा है कि कब अपनी नोक पर स्थिर अवस्था में होता है। तो ये अस्थिर
संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है? तो अस्थिर है, ये आपको ध्यान रखना है कि विच स्टेज ऑफ एग्जाम्पल ऑफ कोन रेस्टिंग ऑन द टिप, टिप पर कब रह सकता है? अस्थिर अवस्था में रह सकता है, यानी कि ये इस पर स्थिर नहीं है। आप इस कोन को इस प्रकार से रखते हैं तो ये हिलेगा नहीं, लेकिन इस जगह इसको जमीन पर टिकाएंगे तो ये आपकी हिलेगा डुलेगा। ये 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।